मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यूपी स्पेशल का पेपर कैसा गया होगा, पर भगवान ने सुन ली है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। 2021 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने मेंस लिखा था मतलब, लेकिन 2022-23 लगातार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो वहाँ से मतलब मुझे जितनी उम्मीद थी वहाँ मैं नहीं कर पाई। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग। तो आपके पास वास्ट स्कोप होता है। अगर आपका कोई एक एरिया वीक भी है तो आप अदर एरिया पे वर्क कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क करना है। गलती मैंने भी कह रही थी कि आंसर राइटिंग स्टार्ट ना करके ये वेट कर रही थी कि सिलेबस कंप्लीट हो, पर ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि सिलेबस कभी कंप्लीट होगा। जो PW ओनली IAS पे हमारा संपूर्ण सीरीज है और प्रहार बुकलेट है, मैंने अपने नोट्स जो भी बनाए वो प्रहार बुकलेट से ही बनाए हैं। मैं एक साधारण ह्यूमन हूँ, आप एक एवरेज ह्यूमन हैं, उसको कंपैरिजन मत करिए किसी से। हमारे साथ तानिया मैम है, टॉपर, अभी जो रिसेंटली यूपी PCS 2024 का रिजल्ट आया है। ठीक है, चलिए, रैंक 13 असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में। जो आप लोगों का सपना है, मैं आपके सपने को सामने खड़ा करना चाह रहा हूं। अब मैम आइए, अभी हम जानेंगे तानिया मैम से उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे कैसे पढ़ाई करी। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर कैसे करना है। ठीक है, पहले तो मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करिए सभी लोग। मैम बताइए, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करिए। जी बिल्कुल सर। हेलो, आई एम तान्या। जैसा कि सर ने बताया, मैंने यूपी स्पेशल की क्लासेस ली हैं रमेश सर की। अब मुझे सफलता बैच मिला था, तो सफलता बैच में मैंने यूपी स्पेशल की क्लासेस ली हैं। और लास्ट टाइम में मैं इतना पैनिक कर रही थी, मेरी लास्ट टाइम में भी सर से बात हुई कि यूपी स्पेशल को लेके कैसे काम करना है। सर ने मुझे सजेस्ट किया कि बस आप, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो PPT ज़रूर देख लीजिए, उससे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और बाय गॉड ग्रेस हो भी गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यूपी स्पेशल का पेपर कैसा गया होगा, पर भगवान ने सुन ली है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों के सामने। बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, जैसे अभी मैं इस क्लास में भी बता रहा था। अगर आप क्लासेस को भी नहीं फॉलो करते हो ना, जैसे स्पीड में फॉलो करते हो, अगर PPT भी आपने पढ़ लिया वो भी इनफ होता है। ठीक है, ऑल तो लाइव क्लासेस लेनी है आपको, लेकिन अगर किसी की मिस हो जाती है तो आप जाके PPT को गो थ्रू कर लो, उतना इनफ होता है। ठीक है मैम, आप बताइए थोड़ा जर्नी, प्री की तैयारी कैसे करी आपने, जी मेंस की सर, तैयारी कैसे करी। बिल्कुल सर। सर मेरी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, मैं 2016 से लगी हुई हूँ। ओके। 2016 से मतलब मैंने 2 साल एक कोचिंग लिया था, उसका थोड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, फिर मैं 2018 से सेल्फ स्टडी में लगी हुई हूँ। उसके बाद, जी सर, उसके बाद 2019 में मैंने UPSC का पहला अटेम्प्ट दिया था। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मतलब 2021 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था ओके। और मैंने मेंस लिखा था मतलब, लेकिन 2022-23 लगातार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो वहाँ से मतलब मुझे जितनी उम्मीद थी वहाँ मैं नहीं कर पाई अपने पोटेंशियल का यूज़। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे लिटरली फोर्स किया कि आपको UPPCS ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे UPSC ही देना है। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने सोचा कि मेरा काम सिविल सर्वेंट बनना है, चाहे वो कैसा भी हो, तो मेन काम तो सोसाइटी को सर्व करना बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा UPPCS के एक बार आप PYQ ज़रूर देखिए। तो मैंने PYQ देखे, 2024 में मैंने पहली बार फॉर्म भरा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज। देखिए, अभी बच्चे पूछ रहे थे ना मैम का कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। या तो लास्ट अटेम्प्ट हो जाए या फिर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, उतना हार्ड वर्क करना है आपको। ठीक है, किसी मैम बच्चे कमेंट कर रहे थे कि CSAT की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी। जी सर, बिल्कुल। CSET के लिए मैंने मोस्टली PYQ पे ध्यान दिया था, जितने भी प्रीवियस ईयर में CSET के प्रश्न आए हैं, क्योंकि UPPCS में सबसे अच्छी चीज़ है इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन और मैथ्स, रीजनिंग। तो आपके पास वास्ट स्कोप होता है। अगर आपका कोई एक एरिया वीक भी है तो आप अदर एरिया पे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने वही किया था, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब पे थोड़ा थोड़ा कमांड बना ली थी। और PYQ मेरे हिसाब से इनफ है। PYQ के अगर सेक्शन में, अगर आपको PYQ सॉल्व करते हुए लग रहा है आपको मैथ्स के किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैथ्स के उस सेक्शन को पढ़िए, बजाय होल क्लासेस लेने की कि मैथ्स की आप पूरी क्लासेस ले रहे हैं SSC CGL वाली। वो थोड़ा सा हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है CSET पे।
और सीसेट को प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ये होते हैं प्रीलिम्स सीसेट की वजह से रुकता है, और उस बिल्कुल टाइम जो आपको गिल्ट होती है उससे ज़्यादा बड़ी गिल्ट कोई नहीं है ज़िंदगी में। तो सीसेट को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, रोज आधा घंटा भी अगर आप देंगे सीसेट को तो लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होगा बिल्कुल भी। बच्चे पूछ रहे मैम कौन सा मीडियम था आपका? मेरा मीडियम हिंदी है। मतलब हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छी रैंक लाई जा सकती है, ठीक है। जिन भी बच्चों का हिंदी मीडियम है टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, बिल्कुल स्मार्ट सर। वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। जो फैकल्टी आपको बता रही हैं उनको फॉलो करते हुए चलिए बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हिंदी मीडियम से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हिंदी मीडियम का भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये मार्केट में जो मुझे अभी तक लगता है सिर्फ अफवाह है कि इंग्लिश मीडियम का ही सिलेक्शन होता है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख के आएंगे तो सिलेक्शन होगा। मेरे कई हिंदी मीडियम के दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ है, इंग्लिश मीडियम के दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ है। बस आपको अपने कंटेंट पे और अपने मीडियम पे भरोसा रखते हुए बढ़ना है, क्योंकि मीडियम एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, बाधा नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो और हिंदी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश से घबराना नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लार्ज स्केल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पढ़िए, घबराना नहीं है। अगर कोई आर्टिकल या कोई कंटेंट आपको इंग्लिश में समझ आ रहा है तो बेझिझक होके उसके इंग्लिश में पढ़िए, और उसको हिंदी में अपनी भाषा में उसको नोट्स बना लीजिए। बच्चे ये पूछ रहे रिवीजन कैसे करती थी मैम आप? यस सर। सर प्रीलिम्स में मोस्टली लोगों ने घटना चक्र फॉलो करी थी, तो घटना चक्र की मैं बुक लाई थी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे उसमें लगी कि वो बुक्स बहुत अच्छी हैं लेकिन वो 6-7 बुक्स होती हैं, तो वो मुझे प्रीलिम्स के टाइम पे रिवाइज करना बहुत बल्कि लग रहा था। प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसका मुझे एक बेनिफिट ये भी मिला कि मैंने एक यूथ कंपटीशन की बुक उठाई थी जिसमें 31,000 समथिंग MCQ हैं। उसमें सिर्फ यूपी पीसीएस की PYQ हैं, कमीशन जितने भी एग्ज़ाम कराता है। तो मैंने वो बुक करी थी, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट होते हैं सबके PYQ एक्सेप्ट GS एक ही बुक में आपको मतलब एक्सेप्ट सीसेट एक ही बुक में आपको मिल जाते हैं। तो वो रिवाइज करने के पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर आप प्रीलिम से पहले उस बुक को कई बार पढ़ चुके होते हैं, 3-4 बार पढ़ चुके होते हैं, तो आपका सब्जेक्ट 2-3 घंटे में भी रिवाइज हो जाते हैं पूरे के पूरे PYQ। लाइक पॉलिटी मुझे याद है मैं 2 घंटे में उस बुक में जितने भी क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखा था, स्टार बना रखा था, तो लास्ट टाइम में मैंने सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ा था। तो वो 2 घंटे में मेरे पॉलिटी के सारे 30 साल के PYQ कंप्लीट हो गए, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पूछ रहे हैं मेंस को लेकर कुछ बता दीजिए, आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करी आपने? जी सर। सर सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों को कि सिलेबस कंप्लीट करने के हाँ। बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए। थोड़ा बेसिक हमें पता हो तो हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये गलती मैंने भी करी थी कि आंसर राइटिंग स्टार्ट ना करके ये वेट कर रही थी कि सिलेबस कंप्लीट हो। पर ये बहुत बड़ा मिथ हो कि होता है कि सिलेबस कभी कंप्लीट होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है तो वो कंप्लीट, ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आती है हाँ। सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कोई एडिटोरियल है और आपको लग रहा है आपको वो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में वहीं 5-6 पॉइंट उससे नोट कर लीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि किसी क्लासेस में या कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन मिला है, PYQ बहुत अच्छा सोर्स है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। जैसे मान लीजिए नीति आयोग पे क्वेश्चन है, आपको नीति आयोग के बारे में नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन को ही आप गूगल पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपको नीति आयोग के बारे में ढेर सारे आर्टिकल मिल बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। इससे हम 2 तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि अगर आपने नीति आयोग को सर्च किया है, उसको या तो सर्च करके नोट्स बना लीजिए, और जो आपको क्वेश्चन मिला है फिर उसको आप या तो देख के लिख लीजिए या पढ़ लीजिए और फिर उसको दोबारा प्रैक्टिस करिए। इससे ये होता है कि हमारा नीति आयोग का टॉपिक भी कवर हो गया, हमारी आंसर राइटिंग हो गई है, हमारे नोट्स बन गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं, लेकिन ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है एक ही दिन में सब चीज़ हो जाएंगी। आपको नीति आयोग कवर करने में हो सकता है 2-3 दिन लग जाएं स्टार्टिंग में। तो मैम आपका कोई टेलीग्राम आईडी है जिसपे हमें डाउट होने पर आप पूछ हाँ लें? जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरा टेलीग्राम है तान्या असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स के नाम से। मैं सर के साथ अपनी टेलीग्राम आईडी शेयर कर दूंगी। और किसी का ये भी आ रहा है कि हाँ, अभी आया था कि आप पीडब्ल्यू से कब जुड़े थे और पीडब्ल्यू ने कैसे हेल्प जी करी सर। आपकी? सर मैं पीडब्ल्यू और ओनली IAS से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। जब इन्होंने प्रहार सीरीज लॉन्च करी थी, हाँ। संपूर्ण सीरीज लॉन्च करी थी, मैं उस टाइम से जुड़ी हुई हूँ इनके टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट
आज तक नहीं मिला है मुझे। मैंने हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट बहुत सर्च किया है। लोगों को इंग्लिश मीडियम में आसानी से कंटेंट मिल जाता है, क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम के साथ ये हल्की सी थोड़ी समस्या होती है कि उनको ट्रांसलेटेड कंटेंट दिया जाता है, और ट्रांसलेटेड में वो ब्रशिंग नहीं होती है जो हिंदी की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो PW ओनली IAS पे हमारा संपूर्ण सीरीज है और प्रहार बुकलेट है, मैंने अपने नोट्स जो भी बनाए वो प्रहार बुकलेट से ही बनाए हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत जैसे एक बार पढ़ लिया है तो आपको नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप नोट्स कैसे बनाओगे, या तो आप पूरी लक्ष्मीकांत कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो उसमें मेरी प्रहार सीरीज ने बहुत हेल्प करी है, मेरे दोस्तों ने भी उसी से नोट्स बनाए हैं मेनली। तो आप उसको पढ़ के और उससे बुलेट पॉइंट्स की तरह या जैसे भी आपको सही लगे आप नोट्स बना सकते हैं। सर जैसे सब कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मेरे नोट्स थोड़े बल्कि थे, जैसे सोसाइटी के ही मेरी 50+ पेजेस के नोट्स थे, लेकिन एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। आप क्योंकि 2-3 बार पढ़ते हैं तो आप हाईलाइट करते हैं चीज़ें, तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन लास्ट में पढ़ लिया जाता है। बोल रहे करंट अफेयर्स के लिए कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते थे? करंट अफेयर के लिए मैंने यूपीएससी में द हिंदू भी पढ़ा है, दैनिक जागरण भी पढ़ा है। द हिंदू मैंने इसलिए पढ़ा था हिंदी मीडियम से होने के बावजूद, क्योंकि एक फोबिया होता है कि सब द हिंदू पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, फोमो जिसको हम कहते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम दिक्कत आएगी। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट द हिंदू पढ़ा था सर, मैं पूरे दिन द हिंदू लेके बैठी रही थी, क्योंकि नहीं समझ नहीं आता आता, शुरू कहाँ से वर्डिंग बहुत करना है। हार्ड है उसकी। बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो 1 महीने में मेरी स्पीड ऐसे आ गई थी, वो 1 घंटे में कवर होने लगा था, और मैं उस पे ऐसे लिखने लगी थी कि अच्छा ये GS3 का टॉपिक है, GS5 का टॉपिक है, जिससे मैं अपने सिलेबस से भटकूँ ना। तो फिर यूपीएससी में मैंने द हिंदू पढ़ा। यहाँ पर मैंने कोई न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो नहीं किया था। मैंने आई दृष्टि मैगजीन और जैसे चैनल पे मंथली कंपाइलेशन वगैरह आते हैं मैं उसको देख लेती थी, लेकिन मैंने आई दृष्टि को फॉलो करा था, जो एक मैगजीन आती, वार्षिकी जो आती है। जैसे अभी बच्चे पूछ रहे थे कि एक्चुअली इनका भी ना यूपी स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। जी सर। हाँ, ये पूछ रहे थे कि सर रिवीजन कैसे करना है यूपी स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी इनका हो सकता है ये कोई बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, कोई जी 2027 में सर। एग्जाम देंगे, तो बताइए कुछ यूपी स्पेशल के बारे में, वो कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि इन लोगों का हो चुका है कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी से आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो स्टडी ग्रुप अगर आपका बहुत अच्छा है ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरा स्टडी ग्रुप सर बहुत अच्छा था। हम लोग क्या करते थे, अपने आप को टारगेट देते थे कि आज हमें 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं या 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो जैसे 4-5 लोग हैं, मेरा नहीं हुआ है तो मैं गिल्ट में रहती थी, तो हम सब एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन में रहते थे कि अच्छा हो जाए, और किसी का नहीं होता था तो हम एक दूसरे को पढ़ा देते थे, ओके ओके। जिससे रिवाइज करना और हमने एक दूसरे को समझा दिया तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। तो टारगेट बेसिस पे छोटे छोटे टारगेट लेके, जैसे यूपी स्पेशल में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 22 और 23 टॉपिक्स हैं, हाँ हाँ हाँ। यूपी स्पेशल 5 और 5 यूपी एंड 6 स्पेशल में। 6 में। हाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 45 टॉपिक्स के करीब हैं। तो आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं डे वाइज, जैसे एक दिन में 2 टॉपिक्स आराम से रिवाइज हो जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं जो छोटे टॉपिक हैं जैसे जल शक्ति मिशन वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो प्रैक्टिकल टारगेट लेने की कोशिश करिए कि जितने बड़े नोट्स हैं उसके हिसाब से टारगेट लीजिए। सर मैंने एक छोटी सी चीज़ करी थी, ये मुझे एक सर ने समझाई थी, कि वो क्या कहते थे कि स्टार्टिंग में आप एक पेज पढ़ के देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या हो सकता है आपको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उस हिसाब से आप अपना बनाइए, आगे एवरेज टारगेट। निकाल हाँ। लीजिए। कि जैसे शुरू में आप 5 पेज पढ़ के अपना एवरेज निकाल लीजिए, जैसे एक पेज पढ़ने में 7 मिनट लगते हैं, जो मैंने मतलब A4 शीट का कोई भी प्रिंटेड नोट्स होता है 7 से 10 मिनट लगते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो हाँ जाता है। हाँ। तो मैं उस 10 मिनट के हिसाब से अपने आप को टास्क देती थी कि 1 घंटे में मुझे 6 पेज कंप्लीट करने हैं। तो उससे मुझे बर्डन भी नहीं होता था और वो कंसिस्टेंसी भी बनी रहती थी। और इसमें एक और चीज़ की धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होता है, तो हम अपने आप से सोचते हैं कि 1 घंटे में 6 नहीं, मुझे 8 पेज कवर हाँ करने हैं। तो अपने आप से ही कंपटीशन होता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सिर्फ आप हो, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। सिर्फ आप अपने आप से कंपटीशन रखिए, और अपने दोस्तों से कंपटीशन बिल्कुल मत रखिएगा। जो नोट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं शेयर करिए, एक दूसरे से बातचीत करिए, बहुत अच्छा होगा सबके साथ। मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था आपने?
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वर्किंग हैं। जी सर। हाँ सर मैं वर्किंग तो नहीं थी, तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए पूरा टाइम था मेरे पास। ठीक है। बस मेरा टाइम सुबह मेडिटेशन और योगा से शुरू होता था, वो रिलीजियसली मेरा था। सर बहुत सारे बच्चे मेडिटेशन योगा इस चीज़ को स्किप कर हाँ देते हैं। ये बहुत बड़ा रोल मेरी जर्नी में बिल्कुल। प्ले करा है। मैंने 2021 में पहली बार मेडिटेशन ट्राई करी थी। उसके बाद से मेरा ये कंसिस्टेंट पार्ट है मेडिटेशन करना, कि बाई चांस आपने योग। अडॉप्ट कर लिया अपनी जी लाइफ में। सर। हाँ अब मैं मेडिटेशन और हाँ प्राणायाम सिखाती भी हूँ, इतना अडॉप्ट कर लिया है। तो मेडिट कुछ आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए जो भी आपको पसंद है। एक एक्टिविटी ज़रूर करिए सुबह उठ के, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए जितना आप हो सकता है। घंटे से मत लगाइए। कभी कभी होता है सर हम 4 घंटे में बहुत कुछ कवर कर बिल्कुल। लेते हैं। कभी कभी होता है कि हम 8 घंटे में बस बुक के आगे हाँ बैठे हैं, कोई फोकस नहीं है या बन नहीं पा रहा है। उससे हमें बचना, हाँ बुक बस के हमें, आगे बैठना नहीं है। बिल्कुल हाँ उसको समझना है, और किसी से कंपैरिजन मत करिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है सर, कि उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वो जैसे हम टास्क देते हैं तो वो कहता है मेरा तो 2 घंटे में हो गया, और मुझे उस चीज़ को करने में 5 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ क्या पता मुझे और अच्छे से समझ आए। तो किसी से कंपैरिजन मत करिए, बस अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट बना के पढ़िए। मैम, आप कितने घंटे पढ़ती थी? मैंने ये कभी तो मैंने कभी घंटों का हिसाब नहीं हाँ लगाया। जितना आप मेहनत कर सकते हैं आप उतना मेहनत करिए, क्योंकि इस मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरा दिन ये भी हो सकता है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 16-16 घंटे पढ़ना कंसिस्टेंट नहीं है। आप मैक्सिमम, जो मुझे लगता है कि हम 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं। सर मैंने इसमें एक छोटी सी चीज़ और करी थी, क्योंकि मेरी 2016 से जर्नी शुरू हुई थी। तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए, जब 2023 में मुझे यूपीएससी में लगातार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, तो उस टाइम मैंने अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना शुरू करा। ओके। जैसे पेंटिंग करना, कि मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि पहले मैं बन जाऊं ऑफिसर, फिर तब मैं करेंगे। हॉबीज़ को परस्यू करना शुरू करूंगी। लेकिन हॉबीज़ एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने एक काम ये करना शुरू करा कि अपने आप को संडे को ये सोच लिया था कि मैं आधा दिन ही पढ़ूंगी, और आधा दिन मैं अपनी फैमिलीज के साथ स्पेंड करूंगी, अपने आप को टाइम दूंगी। तो मेरा फिक्स होता था कि संडे को अच्छा मुझे 4-5 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद मैं पूरी फ्री हूँ। तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि मुझे पता था मुझे 6 ही दिन पढ़ना है, आधा दिन मेरे पास पूरा है। हाँ हाँ इससे बर्नआउट फील नहीं होता है। तो 100% ये, कभी कभी आसपास के लोग सोचते भी थे इसका सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, हॉबी में लगी हुई है, पर वो मुझे पता है वो कितना रिलैक्सिंग होता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं फिर अभी बोलो। सर सबके फोन आ रहे हैं, पता नहीं किस किस के फोन आ रहे हैं। देख लो, आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है। मैं हमेशा बोलता हूँ इन लोगों को कि कोई कुछ भी कर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, डजेंट मैटर। आपको अपने गोल पे फोकस करना है। जब आप अपने गोल पे फोकस करते हो ना, एक राइट डायरेक्शन से चलते हो, तो आपको गोल मिलती है। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलती है। ठीक है। मैम, जो दिल्ली की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनका क्या? जो दिल्ली की लाइब्रेरी 18-18 घंटे उनकी पढ़ता है। कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो 18-18 घंटे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैं एक साधारण ह्यूमन हूँ, आप एक एवरेज ह्यूमन है, उसको कंपैरिजन मत करिए किसी से। आप ये सोच लीजिए आपको सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान देना है, एक पीवाईक्यू और एक सिलेबस। इसके अलावा आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप टीचर से गाइडेंस भी ले रहे हैं ना, बहुत सारे सर आजकल यूट्यूब चैनल बन गए हैं जो हाँ। मिसगाइडेड करते हैं, हम्म। सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए। बिल्कुल उनसे बिल्कुल। बचना है, और उनसे हम तभी बच सकते हैं जब हमें पीवाईक्यू की नॉलेज हो और हमें सिलेबस के। सिलेबस की हाँ। नॉलेज हो। मैं और इनको बोला हुआ है मैंने कि अपने स्टडी जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल। सिलेबस का पीडीएफ होना जी चाहिए। सर। वही आपको गाइड करेगा। आप किस, फॉर एग्जांपल कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर उस बुक से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए वो बुक बेनिफिशियल है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल न्यूज़ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो उसको स्किप करो। बिल्कुल आपको पता बिल्कुल। होना चाहिए सिलेबस और पीवाईक्यू, जैसे अभी मैम ने बताया। और मैम एक ये रहता है, जैसे अभी आपने बताया लॉन्ग जर्नी, ठीक है, तो कई बार आप डिमोटिवेट भी हुई होंगी, बिल्कुल सर, ठीक हुई है, तो हूँ मैं। उसमें कैसे फिर बाउंस बैक किया अपने आप को? सर जब मैं, मतलब डीमोटिवेट मैं कई बार हुई हूँ, 2022 में, 2023 में, फिर क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं, उसके बाद हाँ, आपका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं वो हुआ। बहुत, हाँ लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, खुद को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हाँ होती हैं। तो 22-23 में मेरे ऐसे 2 साल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इनर मोटिवेशन की ज़रूरत थी। मैंने बस एक चीज़ है कि मैंने गिव अप करने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि ये मैंने खुद से शुरू करा था।
ये मैंने किसी को देख के कि मम्मी का सपना है, पापा का सपना है, ये मेरा सपना था जिन्होंने सबने अपना सपना बना लिया। मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्तों, मेरी पूरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे मेरी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो बड़ी दीदी वो बस मुझसे फ़ोन करके पूछती थी कोई प्रिंट लाना है? अच्छा। तो मैं उनको पीडीएफ भेजती थी, वो ऑफिस से आते वक़्त प्रिंट ले प्रिंट आती लेके। थी, जिससे मुझे प्रिंटिंग शॉप तक भी हाँ ना हाँ जाना पड़े। अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं अपनी बड़ी दीदी को फ़ोन लगाती थी कि दीदी ये गूगल कर लेना, मुझे समझ नहीं आया है। वो मुझे वो टॉपिक समझा देती थी। तो आपको जिससे हेल्प मिल रही है, आप हेल्प लीजिए। सब मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे हमने क्या किया कि हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, हमने टास्क दे दिए क्या जी 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एमसीक्यू एक दूसरे से पूछ रहे हैं। कभी हम ऑप्शन देते थे, कभी हम कहते थे बिना ऑप्शन बिना के ऑप्शन बताएं। के। हाँ ऐसे ही हमने मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करे कि 2018 से 2023 तक के हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस करा है, जिससे हमें ये पता चला कि थीम्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी थीम्स बहुत रिपीट रिपीट करती होती हैं है। हाँ और ये चीज़ हम भूल जाते हैं। जैसे सर मैंने मतलब हम लोगों ने क्या किया कि हमने पीवाईक्यू डिस्कस करे तो हमें उससे थीम्स पता चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिपीट होती है, नीति आयोग रिपीट होता है, एनजीओ रिपीट होते हैं। ठीक बिल्कुल है, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और बार बार हो रही हैं कि प्रेशर, कभी प्रेशर ग्रुप पूछ लेते हाँ हैं, कभी सिविल सोसाइटी पूछ लेते हैं। तो हम लोगों ने किया, थीम्स निकाले, डिस्कस करते करते हम नोट करते रहते थे, अच्छा ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, दोबारा क्वेश्चन आ गया, कि हमें पता चलने लगा फाइनेंस कमीशन इनका फेवरेट है, नीति हाँ आयोग हाँ इनका वो फेवरेट है। हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन बनता जी रहता सर। है। तो हमने उनसे लिस्ट निकाल ली और उनके नोट्स बनाए कि नीति जो जो थीम्स थे, रिपीटेड थीम्स थे, सबके नोट्स बनना पॉसिबल नहीं था उस टाइम। तो हमने रिपीटेड थीम जो थे उनके नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज किया। ठीक है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सबने कहा था कि तुम्हारे नोट्स बहुत बड़े हैं, कि मैं बहुत बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, बहुत छोटी फॉन्ट नहीं है मेरा। हम्म। तो मैंने जैसे बताया कि सोसाइटी के नोट्स ही 50 पेज के थे, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको रिवाइज किया तो वो बहुत इजीली रिवाइज हो गए। पहली बार में आपको टाइम लगता है, दूसरी बार में उसको थोड़ा कम और टाइम कम लगता कर। है, तीसरी चौथी बार में आपको बस पेज घुमाना होता है। हम्म। तो मैंने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी और मतलब जीएस 3 के मेरे नोट्स नहीं बने थे, वो मैंने कोई बुकलेट ले ली थी, उससे मैंने कवर कर लिया। और एथिक्स, एथिक्स के एक सर हैं एसडीएम रवीश सर, उन्होंने अपने चैनल पे पीडीएफ डाल रखा था, तो मैंने उनसे एक और सर का पीडीएफ लेके दोनों को समझ के और मर्ज जो जो करके। मुझे लगा अपने एथिक्स की सारी डेफिनेशन हैंड रिटन बना ली गूगल कर करके, और सबको मर्ज करके मैंने अपना एक नोट्स बनाया। वो है घिच पिच कि किसी को समझ ना आए, पर मुझे समझ आ जाता है। मैं भी वही बोलता हूँ कि नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको समझ में आ जाए, और जी हैंड सर, रिटन नोट्स बनाने चाहिए, बहुत बनाने क्योंकि चाहिए। आपको जी सर। पता रहता है कि आपने क्या लिखा है, जी कहाँ पे सर। लिखा है। कब। जैसे मैंने इनको ये भी बोला हुआ है, इवन आप जब आप क्लासेस ले रहे थे वहाँ पे भी बोला था मैंने कि जो डेटा है ना, डेटा का अलग से नोट्स बना लो। और जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 56% है। जी सर। जी ठीक सर। है, तो बिल्कुल। 56% आपने कहीं पे लिखा, आप वहाँ पे रॉ बना के लिखो कि ये डेटा का यूज मैं कहाँ कहाँ पे करूंगी और कहाँ बिल्कुल कहाँ पे सर। करूंगा। बिल्कुल। जी वो सर। आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा डेमोग्राफिक, अरे वो डेटा है, वो मुझे लिखना जी है। सर, इससे मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आई एक, जैसे न्यूज़पेपर मैं रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाई, ये मेरी बहुत हम्म बड़ी गलती है। लेकिन अगर यूपी पीसीएस की जर्नी में भी आप कोई भी न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो करते हैं, जब मैं न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ रही हूँ, जैसे मैं आपकी क्लासेस देख रही थी या मैं न्यूज़पेपर देख रही हूँ, तो मैंने एक डेटा बुकलेट बनाई हुई थी हम्म। कि जिससे मुझे कहीं भी अगर मिल रहा है ना कि अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड 56% है, ठीक है, या यूपी में जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है हम्म। बहुत हाई हाँ है, है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड ज़्यादा है, हम्म गोवा में कम है। हम्म। या मुझे जो डेटा भी याद आ रहा है कि इंटरनेट स्किल भी यूपी में 16% हाँ समथिंग है, बहुत कम है। जबकि गोवा में हम 60% तक हम्म। पहुँच गए हैं। तो ऐसे डेटा को आप नोट करिए, क्योंकि सर हम अपने आंसर को प्रूव करने के लिए या तो एग्जाम्पल दे हाँ सकते हैं या डेटा दे डेटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ से भी आपको मिल रहा है सर, क्लास के सर की क्लास से या किसी भी क्लास से या न्यूज़पेपर से, जो भी डेटा मिल रहा है उसकी एक अलग बुकलेट बना लीजिए, जिससे ये होगा फायदा कि आपको डेटा बार बार रिपीटेड लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने क्या करा था, एक डायरी बना ली थी, उसमें GS 1 to 4 का डेटा एक जगह लिखती थी और यूपी स्पेशल का उसी में पीछे से लिखना शुरू कर दिया था, जिससे यूपी स्पेशल का डेटा मैं हर जगह यूज कर सकती हूँ। लेकिन यूपी के पेपर में अगर मैं इंडिया का डेटा दूंगी तो वो उतना वैलिड बेनिफिशियल नहीं हाँ। होगा, अगर मैं यूपी का डेटा दूंगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम्म। और वो
उस बुकलेट को, जैसे मैंने कहा कि संडे को मैं 4-5 घंटे ही पढ़ती थी, उसका मेरा मेन काम होता था कि मैं अपने जो मैंने फैक्ट नोट करे हैं या डेटा बनाया है उसको मैं ज़रूर रिवाइज रिवाइज कर करूँ, लो। कुछ करूँ ना करूँ। तो डेटा को मैं ज़रूर रिवाइज करती थी चाहे, और उसमें ये सोच लिया था मैंने कि 2-3 घंटे लगेंगे तो मेरा पूरा दिन है, तो मैं जल्दी से जल्दी रिवाइज करती थी उसको। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया। अच्छा सर, जैसा कि मैंने बताया मैं मेडिटेशन और प्राणायाम सिखाती हूँ, तो मेरा पूरा इंटरव्यू उसी पे डाइवर्ट हो गया था। उन्होंने सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था, उन्होंने कहा मैंने एंट्री करी, मुझे मतलब एंट्री के लिए परमिशन लेने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि गेट खुलते ही वो लोग बैठे हुए थे। तो जैसे कहते हैं कि एंट्री के लिए आपको पूछना पड़ेगा, वहाँ पे हो ही नहीं पाया वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे गेट खुलते ही उन्होंने तुरंत कहा आइए आइए। तो फिर उन्होंने टोकन नंबर पूछा और उन्होंने कहा अभी आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं मेडिटेशन और प्राणायाम सिखाती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि इसका पब्लिक लाइफ में क्या रोल है। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने मुझे एक नॉर्मल सी केस स्टडी पूछी थी, सिचुएशनल क्वेश्चन, कि अगर मतलब उन्होंने पूछा आप गांव से हैं या शहर से, तो मैंने बताया शहर से। तो उन्होंने गांव की केस स्टडी पूछी थी। उन्होंने कहा कि गांव में अगर सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई आजीविका नहीं है, उनके पास लाइवलीहुड नहीं है, तो आप क्या करेंगी। तो मैंने उनको बताया कि सरकार की पेंशन योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार की अलग चलती हैं, राज्य सरकार की अलग चलती हैं। इसके अलावा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। और साथ ही मैंने ये बताया, क्योंकि एज रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन है तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कैपेबल हैं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के काम भी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो सारे बच्चों के जो भी डाउट थे मैम से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। मैम ने क्लियर कर दिया। बस ये ठान के चलो, जब भी आपका एग्जाम होगा, चाहे 2026 में एग्जाम हो, चाहे 27 में हो, चाहे 28 में हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ना कोई रैंक लानी है। ट्राई तो ये करना है कि आपका फर्स्ट ही लास्ट बन जाए। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट रैंक लेके आ जाएं, सो दैट की मोटिवेशन रहे, एक पीस आए और स्टेबिलिटी आए, फिर जाके आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच यहाँ थैंक यू आने के लिए, सर। बच्चों को थैंक यू। मोटिवेट करने के थैंक लिए। यू सर। मुझे याद है यूपी स्पेशल की वो कन्वर्सेशन। मैं इतना पैनिक कर रही थी उस टाइम, आपने कहा बस पीपीटी देख लो, तो जो मेरे टॉपिक छूटे हुए थे मैंने पीपीटी देखी। मैंने आपको अभी भी हाँ बताया था हाँ कि हाँ। हिस्ट्री के मैंने बस फास्ट फॉरवर्ड, इतने गंदे नोट्स बने हुए हैं वो, मतलब किसी को समझ नहीं आने के। लेकिन मतलब मेन से पहले, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स थे, हाँ। मैंने जल्दी जल्दी बनाए थे, टाइम नहीं था, मैं वही रिवाइज करके गई थी। और बाई चांस हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी थे पेपर में, हम्म। जो मैं रिवाइज करके गई थी, आर्किटेक्चर वगैरह वो जरूर था पेपर में। तो दो बस आप लोगों को भी फॉलो करनी है चीजें। ठीक है, अगर कोई भी फैकल्टी आपको बोल रहा है कि ये पढ़ लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच बच्चों को थैंक यू मोटिवेट सर, करने के थैंक यू लिए। पीडब्ल्यू ओनली आई एस। थैंक यू। जी सर।